Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. I'm Vishali and today I'm here with Series 1 2023 Current Affairs series, and this is going to be part 1 of this particular series. You guys know this is one of the best and most trusted series when it comes to serious examination. Why so? Because since I started this series, that is in 2020, उस दिन से लेकर आज तक करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं इन द सीरियस एग्जामिनेशन, इट इज यूजुअली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज. इस बार तो 100% क्वेश्चंस देखे गए थे, अदरवाइज यूजुअली 60 to 80% क्वेश्चन इसी सीरीज से आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर. सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज फॉलो दिस सीरीज होलिस्टिकली बिकॉज आई बिलीव इन लिमिटेड स्टडीज एंड मल्टीपल रिविजन. तो मुझे हार्डवर्क करने दो, तुम्हारे लिए मैं बहुत लिमिटेड 20-25 मिनट की एक वीडियो होती है, आपकी मुश्किल से 6-7 वीडियोज आती है. तो क्यों ना अपना टाइम यूटिलाइज करो यहां पर एंड गिव योर बेस्ट एंड लेट्स सी द रिजल्ट देयर ऑन, राइट? सो फॉलो इट होलिस्टिकली. And also sharing you one more thing that इस बार जैसे आपने देखा है, lot of you sent me these reviews at मैम सारे questions as it is जितने भी देखे गए हैं current affairs के वो from your series, because किसी ने 7 question मैम, किसी ने 10 question इस तरीके से बताए हैं. I do understand कुछ आपसे miss out हो जाते हैं, but if you go and check out the questions, each and every question was from this series itself, okay? And moving on to the other thing, that is if you want to prepare for your defense examination, trust Insight SSB. This is one place where you will find the exact content that is required for the exam. I have been All India Rank 26 for Series 2 2018. Go and check the list if you wish to. Also, not only this, I've been recommended 5 times and have given amazing result in past 2 years of my teaching. एक trust factor बनता है and that is with Insight SSB. So if you want to prepare for your examination, Series if CAT, NDA, please trust this particular place. लिमिटेड अमाउंट में आपको बेस्ट ऑफ कंटेंट मिलेगा जो कि आपको एग्जाम में इतना हेल्प करने वाला है दैट you will be already a step ahead from all the aspirants. So go and download this app. The link for the same will be down in the description box. Also, if I'm doing any update on YouTube, it is always shared on Telegram. और आखिरी में हम Telegram में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. So you can go and follow us on Telegram as well. So now without wasting any more time, let's begin with the questions. फर्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग एनसीआरबी. ओके, एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, और जो रिपोर्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू current affairs. Also, I want to ask you guys, do you want me to tell how to prepare for current affairs? Because देखो, I will be covering everything, but lot of people wish to study current affairs. तो आप लोग अगर जानना चाहते हो which are the right news that you should go around जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप मुझे बताना. I will make a video for the same and if it's helpful for you, okay? सो एनसीआरबी की अगर हम बात करें तो जितने भी क्राइम्स हमारे देश में होते हैं ये सारे के सारे क्राइम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. रिकॉर्ड कौन करता है? जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वो इन सारे क्राइम्स को रिकॉर्ड करता है एंड ऑल ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर शेयर्ड विद द स्टेट. ठीक है, जो स्टेट जो है वो इस सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है. अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे क्या लिखा है 2021. इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है लेट आई है और ये हर बार होता है ऐसे. और क्यों होता है? द ओनली रीजन हियर इज दैट कई बार क्या होता है कि जो ये प्रोसेस है ना रिकॉर्ड ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू द स्टेट एंड फर्दर ऑन, ये स्मूथ नहीं होता है. काफ़ी स्टेट बहुत डिले कर देते हैं रिकॉर्ड्स देने में. कई बार एनसीआरबी काफ़ी स्टेट्स को मिस आउट भी कर देती है इन दैट वेरी प्रोसेस बिकॉज 1-2 साल हो जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्राइम्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड, ओके, उनको क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल रिकॉर्ड्स. जितने भी रहे हैं, मतलब जितने भी ऑफेंसेस रिकॉर्डेड हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सेफ सिटी इंडिया में कौन सी रही है एज पर टू दिस रिपोर्ट? सो इसका जो आंसर है दैट इज कोलकाता. कोलकाता में लीस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं पर लाख पॉपुलेशन. ध्यान देना, पर लाख पॉपुलेशन बोला है मैंने, ओके. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि ये जो डाटा है कौन से सिटीज का रहा है, तो अमंगस्ट 19 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, तो जितनी मतलब सिटीज हैं टोटल अगर इंडिया में देखा जाए, और इसमें अगर मैं बात करती हूँ कि सेफेस्ट कौन रही है, तो ये 19 जो मेजर सिटीज है उनका डाटा है, ओके. और सबसे ज़्यादा जो ऐसी सिटी रही है जो सेफ नहीं है, सबसे अनसेफ सिटी कौन सी है? आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर. कौन है सबसे अनसेफ सिटी? दिल्ली. ठीक है, सो एज पर टू द रिकॉर्ड्स दिल्ली हैड बीन द मोस्ट अनसेफ सिटी जहां पे क्राइम रेट क्या रहा है? हाईएस्ट रहा है. ठीक है, क्राइम रेट क्या रहा है? हाईएस्ट. अब एक और बात
क्राइम रेट क्या होता है? क्राइम रेट होता है नंबर ऑफ क्रिमिनल इंसिडेंट्स जो कि रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है, और कितने में? पर मिलियन पॉपुलेशन, ओके, पर मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखोगे ये चीज आप लोग. So this is it and this record is very very important. Also you guys ask me कि मैम क्या ये मैं follow कर सकता हूँ if I'm preparing for CAPF या NDA? Yes, you guys can follow this particular series in case you're preparing for CAPF and NDA. It is equally helpful. इस बार NDA में भी बहुत क्वेश्चन आए थे इस सीरीज से, CAPF में भी आए थे, बिकॉज UPSC का जो ट्रेंड है इन 3 एग्जामिनेशन का जो भी डिफेंस एग्जाम है उनका प्रिटी सिमिलर है. दिस इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर CDS बट यू कैन एटलीस्ट फाइंड 30 to 40% या 50% क्वेश्चन इवन इन CAPF and NDA. Okay, moving ahead with the next question, that is consider the following statements regarding exercise Milan. अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज मिलान के बारे में. एक्सरसाइज जो ये है ये किन किन कंट्री के बीच में है? पहली बात, ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक बायनियल एक्सरसाइज है और मल्टीलेटरल भी है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर, ओके, एंड ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जाती है बाय इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स. पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी होस्ट करता है और ये एक नेवल एक्सरसाइज है. कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है. तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गई है ना, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज मिलान 2022 जो है, इसमें सबसे पहली बार देखा गया है कि पार्टिसिपेशन हुआ है सारे क्वाड नेशंस का. तो क्या ये सच है? यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. तो इसका जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी B2 ओनली, है ना. फर्स्ट गलत थी, सेकंड बिल्कुल सही थी. तो इसका जो आंसर है दैट इज B. तो इस बार जो पार्टिसिपेट किया है इसमें, इट्स नॉट जस्ट द क्वाड नेशन. क्वाड में कौन कौन आता है जल्दी से कमेंट कर दो, बिकॉज क्वाड में हर बार पढ़ाती हूँ तुम्हें और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड नेशंस, है ना. सो क्वाड प्लस फ्रांस प्लस साउथ कोरिया, ठीक है, अलॉन्ग विद इंडिया ऑफ कोर्स, है ना, बिकॉज इंडिया इसे होस्ट करता है. तो इन नेशन से पार्टिसिपेट किया है, याद रहेगा. ओके, क्वाड में कौन कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, जापान आता है ना, ऑस्ट्रेलिया आता है, और कौन आता है? इंडिया आता है, ठीक है, याद रहेगी ये भी चीज. तो ये सारे नेशंस हैं जिन्होंने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है इस बार. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज कि किस टाइप की एक्सरसाइज है. ये बिल्कुल सही था कि एक बाइनियल और मल्टीलेटरल, मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्ट लेती हैं. तो ये बिल्कुल सही है, ये एक बाइनियल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है. और ये कैसी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है. तो मिलान क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है. ये सारे पॉइंट्स लिख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट टाइम में जो एक्सरसाइज है वो कब कंडक्ट की गई थी? 1995 में कंडक्ट की गई थी, ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट. और आज तक ये जो एक्सरसाइज थी कहां पर होस्ट की जाती थी? टिल डेट इट वॉज होस्टेड इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होस्ट की जाती थी. अब इस बार चेंज हुआ है, ये शिफ्ट कहां करी गई है? ये शिफ्ट होके अब विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम में होस्ट की जा रही है. याद रहेगी ये भी चीज. तो आज तक पोर्ट ब्लेयर में होती थी, अब विशाखापट्टनम में शिफ्ट हो गई एक्सरसाइज. दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सरसाइज मिलान, ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज कौन सा कंट्री जो है दैट इज होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022. ओके, अभी रिसेंटली एक सिटी थी जिसके बारे में SCO ने कुछ बोला था, दैट इज इंडियन सिटी, और उसे कुछ रिकग्निशन मिला है. कौन सी सिटी है? मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर अबाउट दैट पर्टिकुलर सिटी. ओके, सो कौन सी जो कंट्री है दैट इज द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. हम सबसे पहले SCO को डिस्कस कर लेते हैं. तो SCO जो है इसका ये 2022 वाला जो समिट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट इन पर्सन समिट आफ्टर 2 years, बिकॉज 2 साल से कोविड था, इस वजह से होस्ट नहीं हो पा रहा था. ओके, अब ये जो समिट है इसमें पार्टिसिपेशन किस किस का होने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो रशिया से जो रशिया के प्रेसिडेंट है दैट इज व्लादिमीर पुतिन, वो आने वाले हैं. उसके बाद चाइना के शी जिनपिंग, ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू कम, एंड इंडिया से भी नरेंद्र मोदी, ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट. अब हम बात करते हैं 9 मेंबर्स कौन कौन है SCO के, ठीक है. कौन कौन से मेंबर्स हैं? देखो, याद करने का ना एक सिंपल सा तरीका है. मैं ना थोड़े से अलग कर देती हूँ नेशंस को. एक तो जो अपने इस साइड में बाल्टिक नेशंस की तरफ पढ़ते हैं, ओके, दैट इज नियर, जो पहले USSR हम कंसिडर करते थे. ओके, सो देखो,
एक जैसे नाम है ये, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये हो गए एक तो आपके 4 नेशन। इसके बाद हम चलो ईरान को भी डाल देते हैं, ईरान। ओके, अब आ जाते हैं हम 4 नेशन जो मतलब बहुत ज़्यादा नोन है। दैट इज, एक तो देखो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की तो रहती ही है, यू गाइज नो व्हाट इज द कंडीशन, इसलिए डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा आजकल रोल में है। उसके अलावा रशिया, ठीक है। याद हो जाएंगे 9 मेंबर्स। देखो मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे बाय विच यू कैन रिमेंबर। और कभी भी जब भी आप याद करने की कोशिश करते हैं अबाउट द मेंबर नेशन, आई सजेस्ट यू जस्ट वन थिंग, ऑलवेज होल्ड अ मैप इन योर हैंड। हमेशा मैपिंग के थ्रू और दिमाग में ना ऐसे याद करने की कोशिश करो कि अच्छा ये नेशंस थे, कि मैप में जो इस साइड वाले डायरेक्शन के जो नेशंस थे और ये वाले नेशंस थे, ये मेंबर्स हैं, ठीक है। अदरवाइज भूल जाओगे। ओके, सो एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी जो है वो आप मेंटेन करके चलो। सो 9 मेंबर्स याद हो गए सबको। चलो नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं कि जो एससीओ है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है बीजिंग, चाइना में। ओके, और मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, मैं क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजें कराती हूँ, सारी चीजों पे ध्यान दिया करो, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं फिर। ओके, सो हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग, चाइना में। और अब इस बार कहाँ पर होस्ट होने वाला है, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये होने वाला है उज्बेकिस्तान में। ओके, और उज्बेकिस्तान में समरकंद जो जगह है वहां पर ये होस्ट होगा। याद रहेगी ये सारी चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडिया इनमें से कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेंबर है। सो फर्स्ट हम लोग जो बात करते हैं दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया इसका पार्ट है, तो ठीक है, 2 हमने टिक कर लिया कि इसका तो पार्ट है ही। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब में 2-2 है, तो ठीक है, हम कोई ओमिट नहीं कर पाए हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट उस पे, दैट इज एपैक। एपैक दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, सो ये जो है ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें सिर्फ वो कंट्रीज एलिजिबल हैं जो कि शेयर करती हैं बॉर्डर किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ। सो आपने कहीं से देखा है इंडिया को इस पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए? मैंने तो नहीं देखा है ना। सो ऑफ कोर्स इसका पार्ट तो नहीं होगा। लेकिन इंडिया को एक बार ऑब्जर्वर की तरह यहाँ पर इनवाइट किया गया था कि इंडिया आप आए और ऑब्जर्वर बने। ओके, एंड फर्स्ट टाइम कब किया गया था इसके लिए इनवाइट इंडिया को, 2011 में किया गया था, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक वी आर नॉट अ मेंबर, वी कैन नॉट बी द मेंबर। सो आंसर क्या है, एपैक हो सकता है, नहीं हो सकता है गाइज। सो फर्स्ट नो, सेकंड यस, थर्ड आता है ईस्ट एशिया समिट। अगर ईस्ट एशिया समिट की बात करते हैं तो इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल है 18 मेंबर्स इसके अंदर। ओके, 18 मेंबर्स में कौन कौन है, एक तो 10 आसियान कंट्रीज हैं। ओके, उसके बाद जो इसके अंदर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, जापान। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, देखो याद करने का सिंपल तरीका है, कोऑर्डिनेशंस हो गए, ऐसे याद कर लो। तो 10 जो है आसियान कंट्रीज हो गई, 4 आपके कोऑर्डिनेशंस हो गए हैं। उसके बाद कौन कौन आ गया, उसके बाद आता है चाइना, रशिया, ठीक है, इनको एक साथ याद करो, और न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो ये एक और आ गए आपके। तो इस तरीके से याद कर लो 18 जो मेंबर्स हैं। तो करंटली अगर इसकी बात करें, चेयर कौन कर रहा है इसे करंटली, जो आपका ईस्ट एशिया समिट है उसे करंटली चेयर कर रहा है किंगडम ऑफ कंबोडिया। ओके, किंगडम ऑफ कंबोडिया इसे चेयर कर रहा है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर कहाँ पे है, जल्दी बताओ। कुआलालंपुर किसकी कैपिटल है या फिर जस्ट सिटी है, जल्दी बताओ। ठीक है, मलेशिया में है कुआलालंपुर। ओके, सो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ पे है। अब आसियान का कहाँ पर हेडक्वार्टर, सबको पता होना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, आपके कैट में भी आता है और इसके साथ साथ सीडीएस में भी, मतलब इन फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे, स्टेटमेंट में पक्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया में है।
ओके। सो ईस्ट एशिया समिट की हमने डिस्कशन कर ली, टोटल 18 मेंबर्स हैं। ओके एंड इसमें इंडिया मेंबर हैं, हाँ जी अभी डिस्कस किया है इंडिया मेंबर, तो थर्ड में भी मेंबर है। अब नेक्स्ट आता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। गाइज ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि इंडिया को मेंबरशिप लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कोई एडवांटेज है कि नहीं है, ठीक है। सो चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार जल्दी से पेज क्लीन कर देती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस करती हूँ आरसीईपी। तो देखो आरसीईपी जो है वो क्या है, ये एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसको आरसीईपी भी बोलते हैं हम लोग। और ये जो एक्सपेंशन ऑफ रीजनल ट्रेड है उसके लिए इसको बनाया गया है, ताकि जो भी कंट्रीज इसका पार्ट बने उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, कि हम चलो पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप हम पे मत लगाना। तो इससे क्या होता है ना, यूजुअली मतलब जो हम लोगों ने, इंडिया ने क्या सोच के इसमें पार्ट नहीं लिया, देखो जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो काफ़ी डेवलप्ड है और ऑफ कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग वेरी वेरी गुड टाइप ऑफ मटेरियल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें अपना अगर मेक इन इंडिया प्रमोट करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो ट्रेड्समैन हैं, द पीपल हु आर मेकिंग थिंग्स, दे आर प्रिटी सेफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर एबल टू प्रोवाइड very good quality stuff at very very cheap rates. At the same time, when we talk about India, India is not that developed. Still we are on a process of learning how to make things in a good quality manner. So अगर बात करें तो बाहर से हमारा जो देश है उस पर अगर बाहर से ट्रेड से चीज़ें आती रहेंगी अंदर, क्या होगा कि अपने ट्रेड्समैन विल डाई एंड बाहर से जो चीज़ें वो बिकनी शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया ने अभी के लिए सोचा है कि यार इट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मेक इन इंडिया वाला जो भी स्किल इंडिया इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। सो वी आर थॉट कि नहीं हम लोग नहीं पार्ट लेते हैं। तो साइन किया गया था ये नवंबर 2020 में फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अमंग्स द लार्ज इकोनॉमीज जितनी भी एशिया के अंदर हैं। ध्यान रखना लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो कि एशिया के अंदर हैं, उन्होंने इसको क्या किया था, साइन किया था फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA। बहुत नाम सुना होगा FTA का। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कब किया था, नवंबर 2020 में किया था। लेकिन अगर हम बात करें इफेक्टिव कब से शुरू हुआ है, ये इफेक्टिव हुआ है शुरू जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें 10 कंट्रीज जो हैं वो टोटल इसमें पार्ट लेती हैं। कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फॉलो आउट किया है, तो देखो कौन कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रुनेई है, ठीक है, कंबोडिया है, उसके बाद चाइना है, जापान है, लाओस है, ठीक है, सिंगापुर है, उसके बाद थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। ये सारी क्या है, ओरिजिनल पार्टीज हैं। विद ऑस्ट्रेलिया ये किया गया है, ऑस्ट्रेलिया इज द ओरिजिनल पार्टी ऑफ इट। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, इन 10 नेशन के अलावा ऐड किए गए हैं। देखो इतने सारे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट येस यू शुड नो अबाउट SCO वगैरह, इनका पता होना चाहिए, ओके। सो अगर हम बात करें एडिशन का, सो 1 फेब जो 2022 है उसके अंदर रिपब्लिक ऑफ कोरिया को ऐड किया गया, किसको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। एंड मलेशिया जो है 18 मार्च 2022 में मलेशिया को भी ऐड किया गया, ओके। पर आपको कहीं इंडिया का नाम नजर आ रहा है, नहीं, मैंने आपको बताया हम लोगों ने इसमें पार्ट नहीं लिया है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, ओके। सो 4th भी नहीं है, तो क्या हुआ, फर्स्ट नहीं था, 4th नहीं था, सेकंड और थर्ड था। सो देखिए इसमें जो आंसर रहेगा व्हाट विल इट बी, सेकंड एंड थर्ड वाला, दैट इज B, ओके, समझ आ गया। Moving on with the next question, that is the new naval ensign that features the national emblem inside which shape. So if you talk about this, so Prime Minister Narendra Modi, he has recently unveiled new naval flag, ठीक है। नया naval flag जो है वो कोचन शिपयार्ड के अंदर क्या किया गया है, अनवेल किया गया है। किस टाइम पे किया गया है, अभी रिसेंटली आप सबको पता होगा INS विक्रांत जो है वो क्या की गई है, कमीशन की गई है, राइट। एंड INS विक्रांत इज व्हाट, इट इज अ इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हमारे देश ने खुद बनाया है, राइट। सो जो सेरेमनी सी चल रही थी कोचन शिपयार्ड में जहां पर इसे कमीशन किया गया है, सेम टाइम पे एक फ्लैग जो है वो अनवेल किया गया है बाय आवर ओन प्राइम मिनिस्टर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग, कि जो यहाँ पे आप एम्बलम देख रहे हैं, दिस एम्बलम, इट इज इनसाइड विच शेप। सो शेप की अगर बात की जाती है, सो शेप कम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स इट हैज, राइट। तो अगर हम क्लियरली यहाँ पे नोटिस करें, सो इट इज व्हाट, इट इज अ octagon. What is it? It's a octagon here because it has 8 sides. आप सबने पढ़ा होगा मैथ्स में स्कूल के टाइम, राइट।
एंड जो ये ऑक्टागन शेप है, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो देखो, पहली बात, हम फ्लैग की बात करें, फ्लैग में जो लेफ्ट हैंड साइड है, टॉप लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर इंडियन फ्लैग है। अगर हम ब्लू ऑक्टागन शेप की बात करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सो इसके अंदर जो नेशनल एम्बलम है वो एंकर के टॉप, कैन यू सी दिस एंकर? सो एंकर के टॉप पे, दैट इज अ सिंबल। एंकर किसको शो करता है? इट शोज स्टेडफास्टनेस। ओके, सो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके ऊपर राइट साइड में क्या चीज है? देयर इज नेशनल एम्बलम ऑन द एंकर। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द ऑक्टागोनल शेप। ये जो ऑक्टागोनल शेप है ये 8 डायरेक्शंस को दिखा रही है, 8 डायरेक्शंस। एंड 8 डायरेक्शन से उनका मतलब है कि हम लोग जो है मल्टी डायरेक्शनल रीच को फॉलो करते हैं। मतलब कि जो इंडियन नेवी है वो सारी डायरेक्शन से इंडिया को सेफ रखती है। मल्टी डायरेक्शनल रीच ऑफ इंडियन नेवी, इस चीज को ये ऑक्टागन जो शेप है वो रिप्रेजेंट करती है। आप इसमें ये भी देख रहे होंगे दैट देयर आर दीज ट्विन बॉर्डर्स, है ना, गोल्डन बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं ये दो। तो ट्विन बॉर्डर्स जो हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट, इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय छत्रपति शिवाजी। ओके, आप लोग जानते कि नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी की नेवी की काफी ज्यादा किस्से हैं, राइट? सो छत्रपति शिवाजी जो हैं तो उनके टाइम से ये जो चीज है ये अपनाई गई है। ओके, एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस न्यू इंसाइन। ओके, एंड द ट्विन बॉर्डर, ऑक्टागोनल शेप, सब समझ आ गया होगा। अब इसका अगर कलर देखें तो कौन सा है? इट इज ब्लू इन कलर। एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट। आप मुझसे ये चीज लिखवा के ले लो कि ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं इन योर एफकैट। किसी ना किसी शिफ्ट में आप ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस इन सीडीएस एज वेल, बट ज़्यादा चांसेस इसके एफकैट में है। तो कलर कौन सा है? ब्लू है और ऑक्टागन शेप है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सेम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज यू ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित जो हैं वो उन्होंने सक्सीड किया है फ्रॉम हुम? एनवी रमाना। ठीक है, वो पहले थे। नाउ द न्यू वन इज यू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अब, 49th है। जो सीजीआई पोस्ट है उस पर इन्होंने 27 अगस्त 2022 को इन्होंने पोजीशन होल्ड करी है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो ओथ है वो कौन दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? कौन दिलाता है ओथ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, राइट? इस बार किसने दिलाया है? हमारी प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी बताइए। द्रौपदी मुर्मू जो हैं, शी इज आवर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने किससे दिलाया है ओथ? सीजीआई ऑफ इंडिया, 49th सीजीआई, ये भी याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022? तो जो इसका आंसर है दैट इज इंडिया। इंडिया जो है फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाली है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। और जो ये मैचेस होस्ट होने वाले कहाँ कहाँ होंगे? एक तो नवी मुंबई में होंगे, ठीक है, नवी मुंबई, गोवा में होंगे और भुवनेश्वर में होंगे। ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर होंगे। 16 जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस इवेंट में, और ये अभी ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज 11 से लेकर 30 अक्टूबर 2020 इसमें ये चलेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको याद हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज सप्तकोशी एक हाई डैम है जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, प्रपोज किया गया है कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कौन सी कंट्री के अंदर? तो अगर इसकी बात करें, इट इज गोइंग टू बी विद नेपाल। ठीक है, इंडिया और जो नेपाल है वो सप्तकोशी रिवर पे इसको बनाने वाले हैं। और जो कोशी रिवर है, सप्तकोशी या कोशी कुछ भी बोलो, जो कोशी रिवर है ये ड्रेन करती है चाइना को भी, नेपाल को भी और इंडिया को भी। ठीक है, और कोशी को क्या बोला जाता है? बिहार सौरो भी बोला जाता है ना?
बिहार सौरो भी बोला जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ है, अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है जितना मुझे लग रहा है, बिकॉज आई हैव सीन इन 2 to 3 एग्जामिनेशन जो यूपीएससी होल्ड करता है, कि ओल्ड नेम्स ऑफ रिवर्स जो है वो पूछे जाने शुरू हो गए हैं। बिकॉज आज तक क्या पूछ रहे थे रिवर्स के, सबको पता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सभी क्वेश्चन आते थे, है ना। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं दैट इज कि जो ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स, मतलब जो भी रिवर हैं उनके पुराने नेम पूछने शुरू कर रहे हैं। सो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये स्टार्ट कर दो, एंड इफ यू गाइज वांट हेल्प इन दिस ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स, आई विल ऑल्सो एड्रेस इट इन ईच एंड एवरी पार्ट। मैं एक दो करके याद कराती रहूंगी आप लोगों को, सो आई होप दैट विल बी हेल्पफुल। इफ यू वांट दैट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई नो आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यू हैव आस्क्ड मल्टीपल पीपल, हैव सीन सक्सेस स्टोरीज ऑफ many candidates but still are unable to locate कि मेरे लिए क्या strategy work करेगी। If that is the case guys, I'll just suggest you one thing। अगर तुम directionless चल रहे हो ना, तो तुम already काफ़ी पीछे होते जा रहे हो सबसे। एक डायरेक्शन पाने के लिए एक सपोर्ट और एक वो जो फैमिली जैसा रिलेशनशिप होता है ना, जहाँ पे आपको मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है और रोज़ एक जोश मिल रहा है पढ़ने का और राइट चीज़ पढ़ने का। बिकॉज देखो, पढ़ा सब रहे हैं लेकिन सब एनसीईआरटीज़ पढ़ा रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा है नहीं। बिकॉज एनसीईआरटीज़ आपने 11th 12th की या फिर जो भी है, मतलब बेसिक बुक्स आपने स्कूल में भी पढ़ी थी, लेकिन कितनी याद है। सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ने को दे देते हैं लोग और उसमें से क्वेश्चंस आते नहीं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती। बिकॉज जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट है, हर एग्जाम का एक स्पेसिफिक सिलेबस है। ऑलमोस्ट आप मान के चले कि 20% जो आपका मेजर सिलेबस होता है ना, उसी से 60% से लेकर 80% क्वेश्चन बनते हैं और ये हर एग्जाम में फॉलो आउट होता है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस पर फोकस करिए। एंड इफ यू नीड आवर हेल्प, देखो मैं ना यहाँ पर आपको फिर से दिखाने नहीं वाली हूँ व्हाट हैड बीन आवर रिजल्ट्स। एक बार जाना, इंस्टाग्राम खोलना और वहाँ पर जाके देखना 2020, 2021, 2022, एक बार जाके रिजल्ट खोल के देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। This is just like a family. This is a place where you will learn exactly what's required. And the best part of this place is, ये वो जगह है जहाँ पर खुद मैं ऑल इंडिया रैंक 26 रह चुकी हूँ। जितने मेरे साथ पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी अपनी मेरिट की वेट कर रहे हैं। तनिका ऑलरेडी अकेडमी जा चुकी है, शिवानी ऑलरेडी अकेडमी जा चुकी है, ठीक है। सो वी आर अ फैमिली ऑफ पीपल हु विल मेक यू रीच द प्लेस वेयर वी हैव। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इज द अप्रोप्रिएट प्लेस, है ना। और बेस्ट पार्ट यहाँ का क्या है कि तुम्हें कुछ नहीं कवर करना यार, सब हम ध्यान रखेंगे तुम्हारा, तुम्हारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितनी रेलेवेंट करंट अफेयर्स है, जो भी कुछ है, एक इसी बैच को कवर कर लेना और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। और मुझे तुमसे ना 5-6 घंटे की पढ़ाई नहीं चाहिए दिन में जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे तुम्हारे सिर्फ 2 घंटे चाहिए रेगुलरली, और अगर ये तुम दे सकते हो ना, एंड दैट टू फॉर 2-3 मंथ्स, उसके बाद तो बस रिविजन ही रहेगी। अगर तुम 2 घंटे मुझे रेगुलरली दे सकते हो ना, CDS में 40 मार्क्स लाना, इट्स जस्ट एज ईजी एज अ क्लिक, दैट्स इट, ठीक है। तो फोकस करके राइट चीज़ पढ़ो। तुम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बस ये मिस्टेक है तुम्हारी। सही डायरेक्शन में जाओ एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। ऑल्सो आपका जो अग्नि बैच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इस बार 400 सीट्स रखी हैं। और देखो, टू बी वेरी सीरियस, मेरे बैचेस के जो सीट्स हैं बहुत जल्दी फिल होती हैं। अगर मन है तो टाइमली आ जाना, और सिर्फ जब ही आना जब पढ़ने का मन हो। जिनका पढ़ने का मन नहीं है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस बैच में बिल्कुल भी एनरोल मत करना। और जो फर्स्ट कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ऑफर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए वी विल गिव ऑफर, और जो अनदर 350 रहेंगे दे कैन एनरोल ऑन द फुल प्राइस देयर ऑन। सो गो एंड डाउनलोड इनसाइट SSB ऐप। जो भी इनिशियल बच्चे आएंगे दे विल गेट द ऑफर, एंड दिस कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 25 अक्टूबर। और इस बैच का नाम जो है दैट इज अग्नि बैच। अपने अंदर की अग्नि को जगाओ और एग्जाम क्वालिफाई करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर टू द लेटेस्ट फिगर जो IMF है, उसने कौन सी कंट्री को बोला है दैट इट बिकम्स द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ इन द वर्ल्ड। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी तक इंडिया की जो रैंक थी दैट वाज 6th रैंक एज पर टू द इकोनॉमी। नाउ व्हाट हैज हैपेंड लेटली इज कि जो 2021 है उसमें जो लास्ट क्वार्टर था उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसने पास कर लिया किसको, इंडिया ने यूके को पास करके यूके को तो 6th नंबर पे पहुंचा दिया और खुद कौन से नंबर पे पहुंच गया, 5th नंबर पे। तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो सुनाओ, इंडिया इज एट 5th प्लेस यूके को नीचे करके, ठीक है। इंडिया से ऊपर कौन कौन है ये भी पता होना चाहिए हमें। तो यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट है, फिर चाइना है, फिर जापान है और फिर जर्मनी है।
ठीक है, काफ़ी अच्छी इकोनॉमीज़ हैं ये सारी। और इंडिया से नीचे कौन है? यूके है, फ्रांस है, ठीक है, याद रहेगा। देखो यूएस और चाइना तो याद हो ही जाएगा, बहुत ईजी है ना। जापान और जर्मनी और याद कर लेना, और फिर इंडिया आ गया। सो दिस इज इट, एंड इसका जो आंसर रहेगा दैट इज बी, इंडिया। इंडिया बन गई है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो साहब एक कंपनी है उसने अनाउंस किया है कि वो मैन्युफैक्चर करने वाली है कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम इंडिया के अंदर। और जो ये है हेडक्वार्टर जो है इस कंपनी के, वो कौन सी जगह पर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कंपनी है इसने अपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर दिस कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन स्वीडन से बाहर बनाने का प्लान किया है। मतलब इंडिया में अब ये बनने वाले हैं, तो ये फर्स्ट होगा साब कंपनी का ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। ओके, तो अब देखो स्वीडन से पता चली गया होगा आंसर क्या है इसका, स्वीडन की ये जो कंपनी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज कि जो कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बने, ठीक है। वाई? बिकॉज ये जो वेपन है ये कैसी हैं, रिकॉइल लेस राइफल्स हैं ये, ठीक है, रिकॉइल लेस राइफल हैं। सो इसलिए वी वांटेड टू बी अ पार्ट एंड इट्स वेरी नाइस ऑल्सो। ओके, रिकॉइल क्या होता है आप सब लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिकॉइल क्या होता है, जब भी फायर किया तो आपने नोटिस किया होगा कि काफी लोगों के शोल्डर भी डिस्प्लेस हो जाते हैं व्हेन इट्स अ वेरी हैवी राइफल, राइट। सो क्यों होता है, जल्दी बताओ, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में, लेट मी सी फिजिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी, स्वीडन है इसका आंसर। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि आप सबको पता होगा कि एफडीआई की जो लिमिट है, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई की जो लिमिट है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी। कब? मई 20 के अंदर, ठीक है। 2020 जो था उसमें ये लिमिट इंक्रीज की गई थी डिफेंस सेक्टर में। ध्यान देना कौन से सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। सो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि किनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 years पीरियड इन सितंबर 2022। अब अगेन मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने चीफ जस्टिस का डिस्कस किया था, ऐसे ही अटॉर्नी जनरल जो है उनको कौन अपॉइंट करता है। सो अपॉइंट किसने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अभी अभी नाम बताया था, जल्दी से बताओ कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर वेंकट रमानी जो हैं, ही इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट, इनको अपॉइंट किया है एज आर व्हाट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 years पीरियड, याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शून्य कैंपेन जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। शून्य मीन्स जीरो, राइट। तो ये जो कैंपेन है ये किस चीज को एम करता है। तो जो नीति आयोग है उसने भी रिसेंटली एक फोरम जो है वो होस्ट किया था टू कमेमोरेट 1 year एनिवर्सरी ऑफ शून्य इंडिया कैंपेन, ठीक है। कितने साल हो गए इसको, 1 year, इसकी 1 year एनिवर्सरी थी इस बारी। तो नीति आयोग ने किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति आयोग से रिलेटेड सारी चीजें बहुत जरूरी है। ओके, सो थिंक टैंक के नाम से आप शायद जानते होंगे, है ना, नीति आयोग को। सो इसका जो मेन काम था दैट इज कि इंडिया को जीरो पोल्यूशन इन ई मोबिलिटी कैंपेन है ये, कि इंडिया में जितना भी पोल्यूशन है हमें उसे बहुत कम करना है, स्पेसिफिकली इन ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम मूव करें, हमें कुछ भी काम है, चाहे हमारे घर पे कोई डिलीवरी देने आ रहा है जोमेटो से, या फिर है ना खाने पीने की डिलीवरी आ रही है मिंत्रा से, अगर पार्सल आ रहे हैं, ज़ारा से पार्सल आ रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड, बहुत लोग शॉपिंग करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, राइट। सो इस चीज के लिए अगर मोबिलिटी हो रही है तो हम ट्राई करें कि जीरो पोल्यूशन हो। अब वो कैसे पॉसिबल है, आपकी तो ऑफकोर्स बाइक्स में पेट्रोल डलता है, स्कूटी जो है उसमें पेट्रोल डलता है, ट्रक्स में डीजल डल रहा है, तो कैसे होगी मोबिलिटी मतलब कंप्लीटली फ्री ऑफ पोल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चाहिए, है ना। सो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है शून्य कैंपेन का वो किससे है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ है। और अगले 10 साल में मैं आपको बता रही हूँ जितनी भी रोड पे गाड़ियां दिखने वाली हैं काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी, और अभी भी आप देख रहे होंगे काफी सारी हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग ईवीज। तो शून्य कैंपेन इससे एसोसिएटेड। मैंने आपको काफी बातें बता दी हैं तो अब आपको याद हो ही गया होगा। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ जाऊं फॉर सीडीएस एंड एफकैट, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जितने ज्यादा वोट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी टू अचीव द गोल
एंड टू एड्रेस द राइट पाथ जिसके थ्रू आप इस गोल को अचीव कर सकें, ठीक है. सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो. आई होप इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू एंड होपिंग दिस टाइम क्रॉस फिंगर्स कि यार इस बार भी क्वेश्चन अपनी ही सीरीज से निकले. और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स मैगजीन इनसाइट एसएसबी की लेनी बिल्कुल मत भूलना. दिस यू विल गेट ऑन इनसाइट एसएसबी ऐप. मैक्सिमम मतलब आप 100% क्वेश्चन मान के चल सकते हैं इन्हीं मैगजीन से होते. और ये जो होती है मैगजीन ये मंथली वे में कवर्ड होती है, जैसे कि जैन फेब इस तरीके से मंथली वे में ये कवर्ड होती हैं. और अगर जैसे आपका भी एग्जाम होने वाला है तो आपको 5 से 6 महीने पुरानी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे. और मेरी जो करंट अफेयर्स मैं बनाती हूँ 5 से 6 पेजेस की होती है, ठीक है. और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं हर मंथ के 5 से 6 पेजेस. दैट इज ऑल यू नीड. कुछ न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत. एक तो मेरी ये सीरीज फॉलो कर लेना, इसके साथ साथ ये आप कर लेना कवर करंट अफेयर मैगजीन. उसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गो एंड 100% go for this particular magazine. It will be very helpful. And all the best, you guys. Please follow the motto of Insight SSB. Study limited, revise more, and work smart. गधों वाला हार्डवर्क नहीं करना है, दिमाग यूज करके हार्डवर्क करो. दैट इज नोन एज स्मार्ट वर्क. और हम उसी को फॉलो करके अपना CDS 1 2023 और CAT 1 2023 पक्का से अचीव करेंगे. ऑल द बेस्ट. कीप वर्किंग स्मार्ट, यू गाइज.